पौष का महीना था। कई दिनों से आसमान धुंधला पड़ा था और हवा इतनी ठंडी कि सांस लेते ही सीने में चुभे। सुबह से बादल झुके हुए थे, दोपहर तक बूंदाबांदी शुरू हो गई। भीमरपुर के कच्चे रास्तों पर कीचड़ फैल गया, नालियों का पानी उफनने लगा और गलियों में सर्द हवा सनसनाने लगी। झोपड़ी के बाहर एक पुराना गोलगप्पे का ठेला खड़ा था। अंदर रघु और उसकी पत्नी कविता चिंतित बैठे थे। रघु, ये हवा देख रहे हो? दरवाजे की फटी चटाई तक कांप रही है और ये बारिश लग नहीं रहा कि आज थमेगी। बाहर सड़क पर पानी ही पानी भर गया है, हर तरफ कीचड़ है। ऐसे मौसम में तुम ठेला कैसे लगाओगे? इस तूफान में कौन आएगा? मुझे सच में बहुत डर लग रहा है रघु। ठंड से मुझे डर नहीं कविता। ठंड में लोग गर्म पानी से हाथ सेकते सेकते चटपटा खाने को निकल ही आते हैं, पर ये बारिश, ये तो सड़क ही बहा देती है। कीचड़ में कौन रुकेगा गोलगप्पे खाने? पिताजी, मुझे बहुत डर लग रहा है। बादल इतने जोर से गरज रहे हैं, ऊपर से हमारी खिड़की भी टूटी हुई है। ठंडी हवा अंदर आ रही है, मुझे बहुत ठंड भी लग रही है। देख बेटा, ये जो आवाज है ना बादल की, ये डराने के लिए नहीं होती, ये बताने के लिए होती है कि आसमान जिंदा है। हम उससे छोटे नहीं हैं, हम भी जिंदा हैं, और जब तक जिंदा है हारेंगे नहीं। झोपड़ी के कोने में एक पुरानी थैली पड़ी थी। उसमें उधार की रसीदें थीं, सेठ का कर्ज, राशन वाले का हिसाब। हर कागज जैसे रघु की बढ़ती चिंता की गवाही दे रहा था। रघु, मैं कई दिनों से पूछना चाह रही थी, पर हर बार तुम्हारा चेहरा देखकर रुक जाती हूँ। सच बताओ, सेठ महेंद्र का पूरा कितना बाकी है? सिर्फ रकम मत बताना, सच बताना, ताकि मैं भी इस बोझ में तुम्हारे साथ खड़ी रह सकूं। देखो कविता, 40,000 मूल था। जब ठेला लिया था तो सोचा था 2 मौसम में चुका दूंगा, पर हर महीने ब्याज उठता गया। अब करीब 55 के ऊपर बैठ गया है। सेठ ही हर बार कहता है, रघु, मेहनती आदमी हो, दे दोगे? लेकिन उसकी आंखों में भरोसे से ज्यादा हिसाब दिखता है। मुझे डर कर्ज से नहीं है, डर इस बात का है कि कहीं एक दिन वो ठेला उठवा ले गया तो। वो ठेला सिर्फ लकड़ी और पहियों का नहीं है, वो मेरी इज्जत है, मेरा सहारा है। और राशन वाले हरिशंकर का? कल मैं गई थी तो उसकी बहू अजीब तरह से देख रही थी, जैसे हम भीख मांगने आए हों। उसकी नजर में दया भी नहीं थी, बस ताना था। मुझे बहुत बुरा लगा। रघु, कब तक यूं झुककर जाते रहेंगे हम? 7,000 उसका, और सच कहूं तो उससे आंख मिलाना मुश्किल हो गया है। हर बार कहता हूं, भाई अगली हफ्ते दे दूंगा, पर अगली हफ्ते आती है, कमाई नहीं आती। कभी कभी सोचता हूं, कविता, आदमी जब उधार में जीने लगे ना, तो उसकी नींद भी उधार की हो जाती है, चैन कहीं नहीं मिलता। रघु, ये बारिश ऐसे होती रही तो आपकी कमाई भी नहीं होगी और घर में राशन पैसा कुछ भी नहीं बचेगा। ये बारिश और ऊपर से ये ठंड हमें और भी तड़पाएगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि ये कैसी परेशानी है। भगवान की ये कैसी परीक्षा है। बस दुआ है कि कल बारिश रुक जाए। ठंड तक तो सह ली जाएगी, और ऊपर से सेठ का ब्याज भी अगर कम हो गया होता तो कम से कम कुछ राहत तो मिल ही जाती। अब और कुछ समझ नहीं आता, बस उम्मीद ही है कि कल कुछ राहत मिले। रघु, जल्दी करो, ये देखो कोना पूरा भीग गया है। अगर सारा सामान भीग गया तो हम गोलगप्पे कैसे बनाएंगे? ये आटा, ये सूजी, ये मसाले सब खराब हो गए तो हमारी सारी पूंजी बर्बाद हो जाएगी। तुम समझ क्यों नहीं रहे? ये सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी रोजी रोटी बहा ले जाएगा। मैं समझ रहा हूं कविता, हर बूंद जैसे पूछ रही है, तैयार हो या नहीं? पर सुनो, डरने से दीवार नहीं रुकती। हम अभी बोरी लगा देंगे, ऊपर से मिट्टी चढ़ा देंगे। जब तक हाथ चलते हैं ये घर नहीं गिरेगा, और अगर गिर भी गया तो हम फिर खड़ा करेंगे। मिट्टी का है पर हौसला पत्थर का है। बाबा, हम सारा सामान खाट पर रख देंगे ताकि कम से कम कुछ तो बचा रहे।
थोड़ी सी जगह है, खाट पर हम सब नीचे सो लेंगे। चलेगा, लेकिन आप और माँ की मेहनत बर्बाद न हो। मेरी गुनगुन, मेरी रानी, कितनी समझदार हो गई हो। हम यही करेंगे बेटी, बस तू डरना मत। तेरे माँ बाबा तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। ये बारिश और ठंड तो बस यूं ही चल जाएगी। मेरी बेटी, इन सब में तू सबसे ज्यादा मजबूत है। घर के बाहर कीचड़ ही कीचड़ था। बारिश लगातार बरस रही थी। रघु का ठेला भीगता हुआ एक तरफ झुका खड़ा था, जैसे वह भी हालात के बोझ से थक गया हो। कविता, मैं ठेले को अंदर ले आता हूं। उसे ऐसे भीगते हुए मैं देख नहीं पा रहा हूं। यही तो हमारी रोजी रोटी है। इसे यूं सड़ते नहीं देख सकता। अगर ये ठेला सड़ गया ना कविता, तो सिर्फ लकड़ी नहीं गलेगी, हमारा कल गल जाएगा। बीमारी से आदमी एक बार टूटता है, पर जब रोज कमाने का साधन छिन जाए तो आदमी रोज टूटता है। मैं जल्दी लौट आऊंगा, बस इसे अंदर खींचना है। तुम दरवाजा खुला रखना। अगर मैं फिसल जाऊं तो आवाज देना। रघु, तुम पागल हो गए हो क्या? बाहर देखो, कैसी मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में ठेला घर के अंदर लाओगे तो कहाँ रखोगे? घर पहले से ही कितना छोटा है। मुश्किल से हम तीनों समाते हैं। ठेला भीगा हुआ है, पहियों में कीचड़ भरा है। उसे अंदर रख दोगे तो सारा कोना नम हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत सामान बचा है वो भी खराब हो जाएगा। ऊपर से ढकने के लिए ढंग की तिरपाल भी नहीं है। तुम खुद भी भीग रहे हो। अगर बीमार पड़ गए तो फिर क्या होगा? जिद मत करो रघु, पहले खुद को संभालो। रघु ने कविता की बात नहीं सुनी। वह ठेले को बचाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ठेले के पहिए कीचड़ में जमीन तक धंस चुके थे। उसने पूरी ताकत लगा दी, पर ठेला अपनी जगह से हिला तक नहीं। रघु ने 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण अपना ठेला नहीं लगाया था। घर में न पैसे बचे थे, न ही राशन। ऊपर से वह सेठ का ब्याज भी नहीं दे पा रहा था। हर बीतते दिन के साथ कर्ज का बोझ और भारी होता जा रहा था। रघु को इसी चिंता में रातों को नींद नहीं आती थी। कब तक यूं ही जगे रहेंगे आप? रात भी काफी हो गई है। आपकी तबीयत पहले से ठीक नहीं है। ऐसे जागते रहे तो और बिगड़ जाएगी। अब सो जाइए। देखिए ना, हमारी गुड़िया बादलों की गरज से कितनी डर रही है। हर चमक पर सिमट जाती है। उसके पास लेट जाइए, उसे अपने सीने से लगा लीजिए। आपके साथ से उसका डर भी कम हो जाएगा और आपको भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। तुम गुड़िया के पास रहो। कविता, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैं अपनी बच्ची को ऐसी परेशानी में नहीं देख सकता, और तुम्हें भी नहीं। कैसी किस्मत है मेरी कि मैं अपनी बच्ची को अच्छी जिंदगी भी नहीं दे पा रहा हूं। तुम चलो, मैं अभी आता हूं। रघु, बहाने बहुत हो गए। मौसम सबके लिए खराब है। क्या सब पैसे देना बंद कर दें? मेरे पैसे दो। कब तक टालते रहोगे? अब साफ साफ हिसाब चाहिए। सेठ जी, मैं भाग नहीं रहा। रोज आपके सामने खड़ा होता हूं। अगर नीयत खराब होती तो गांव छोड़ देता। बस 2 हफ्ते की मोहलत दे दीजिए। जैसे ही धूप निकलेगी ठेला जमाऊंगा। जो कमाऊंगा पहले आपका दूंगा। आपके पैसे मेरे लिए बोझ नहीं, जिम्मेदारी है। मुझे जिम्मेदारी नहीं चाहिए, मुझे रकम चाहिए। अगर तू पैसे नहीं चुका पा रहा है तो मैं ये ठेला अभी ले जा रहा हूँ, और जब तक मेरे पूरे पैसे नहीं मिलेंगे ये ठेला वापस नहीं करूँगा। याद रख, मेरा भी घर है, मुझे भी लोगों को कर्ज देना होता है। मैं तेरे भरोसे बैठकर अपना काम बंद नहीं कर सकता। ठेला ले जाइए सेठ जी, मैं आपको कैसे रोकूं? पर एक बात सच सच कहूं, मैं आपके पैसे कैसे चुका पाऊंगा अगर कमाने का सहारा ही चला गया? ठंड पहले ही कम नहीं थी, अब ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। ऐसे मौसम में कमाई बिल्कुल बंद पड़ी है। दिन भर खड़ा रहता हूं, पर एक भी ग्राहक नहीं आता। चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया है। मैं ईमानदार आदमी हूं सेठ जी, इसलिए आपसे कोई झूठा बहाना नहीं बना सकता। देख रघु, मैं तेरी इन्हीं बातों में आकर पहले भी तुझे बहुत उधार दे चुका हूं। अब तू ये मत सोच कि दुखड़ा रोकर बच जाएगा।
मुझे तेरा कोई रोना धोना नहीं सुनना। मुझे नहीं पता तू पैसे कहां से लाएगा, लेकिन अगर अपना ठेला वापस चाहिए तो ब्याज समेत पैसे लेकर आना, नहीं तो ठेला तो तोड़ूंगा ही, साथ में तुझ पर केस भी कर दूंगा, समझा? सेठ अपने आदमियों को भेजकर रघु का ठेला मंगवा लेता है। अब रघु के पास उसका आखिरी सहारा भी नहीं रहता। 3 दिन से चूल्हा नहीं जला। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। घर के चारों ओर पानी भरने लगा था, जैसे हर तरफ से मुसीबत ने घेर लिया हो। ठंड कंबल के भीतर भी घुस आई थी और सीने में सुई की तरह चुभ रही थी। आज सच में घर में कुछ भी नहीं है रघु। आटा खत्म, चावल खत्म, ऊपर से ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही। हर तरफ पानी ही पानी है। मैं अपनी बच्ची को क्या दूं? कब तक उसे सिर्फ बहलाकर सुलाऊं? उसकी आंखों में जो सवाल है उसका जवाब मेरे पास नहीं है। आज हम खाना नहीं खाएंगे, बस थोड़े से चने बचे हैं और जो गोलगप्पे भीगने से बच गए हैं वो गुड़िया को दे दो, बच्ची है, उसका पेट पहले भरना चाहिए। हम भूखे रह लेंगे तो चल जाएगा, आदत है हमें, पर उसे भूखा मत सुलाना। थोड़ा सा बचाकर बांध कर अपने पास भी रख लो। अगर रात में उसे भूख लगे और रोने लगे तो कहानी सुनाते सुनाते दे देना, ताकि उसे लगे जैसे खेल खेल में खा लिया। कविता, भूख पेट में लगती है पर सबसे ज्यादा दिमाग में लगती है। अगर हम डर गए, टूट गए, तो ये हमें अंदर से खोखला कर देगी, इसलिए हिम्मत रखो। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि झोपड़ी के अंदर सिर तक पानी भर गया। बर्तन, लकड़ियां, फटे कंबल सब पानी में डूबने लगे। मजबूरी में पूरा परिवार जैसे तैसे दरवाजा धकेलकर बाहर निकल आया। बरसात अब भी बेरहमी से बरस रही थी और वे भीगती रात में खड़े थे, अपने ही घर से बेघर। हमारा घर घास फूस और लकड़ियों का था, ऊपर से नदी के ठीक किनारे। ये लगातार हो रही बारिश इसे खा गई। ठंड भी बहुत बढ़ गई है। क्या करेंगे हम लोग अब? पहले रोजी रोटी गई, अब घर भी। ऐसी किस्मत लिखी है ऊपर वाले ने हमारी। कविता, रात बहुत हो गई है। पास ही एक काका हैं, वे मेरे ठेले पर अक्सर आते हैं, उनसे अच्छी पहचान है। उनके यहाँ चलते हैं, वो मना नहीं करेंगे। कम से कम आज रात तो हमें शरण दे ही देंगे। सुबह होते ही हम फिर से कुछ न कुछ रास्ता निकाल लेंगे। अभी सबसे जरूरी है कि तुम और बच्ची सुरक्षित रहो। काका, मेरा घर सिर्फ लकड़ियों और घास से बना हुआ था। ये रोज होती बारिश ने उसे तोड़ दिया। पानी घर के अंदर तक भर गया। सारा सामान, कपड़े, सब कुछ भीग चुका है। आप मुझे जानते हैं, मैंने आपको बार बार मुफ्त में गोलगप्पे खिलाए थे जब आप पैसा भूल जाते थे। लेकिन आज आपसे बस यही विनती है कि आप मेरे और मेरे परिवार के लिए सहारा दीजिए। ठंड बहुत ज्यादा है और बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। रघु, देख, जो तूने किया वो अपने मन से किया। मैंने तुझसे कहा तो नहीं था कि मुझे मुफ्त में खिला। मैं तुझे कोई सहारा नहीं दे सकता। मेरे घर में खुद बहू, बेटे और बच्चे हैं। उनकी देखभाल मेरे लिए जरूरी है। तू अपनी जरूरतें कहीं और पूरी कर, यहां मत उम्मीद कर। रघु, अब कहाँ जाए? काका ने तो साफ मना कर दिया हमें अपने घर पर रखने से। बारिश तेज होती जा रही है, कहीं बच्ची बीमार न पड़ जाए। उसे बहुत ठंड भी लग रही है। कविता, चिंता मत करो। मेरा जिगरी दोस्त भी थोड़ी दूर पर ही रहता है। मैंने उसकी मुश्किल समय में बहुत मदद की है। वह हमें कभी मना नहीं करेगा। उसका घर भी बहुत बड़ा है, वहां हमारे रहने की पूरी जगह हो जाएगी। बारिश भी शायद थोड़ी देर में थम जाए। चलो, देर मत करो, हम वहीं चलते हैं। रमा भाभी, आज बहुत बड़ी मुसीबत है। रोज की बारिश और ठंडी हवा में मेरा घर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। मैं आपसे सहारा लेने आया हूं, उम्मीद लेकर। आपको तो याद है, जब आपकी तबीयत खराब थी, मैंने आपके घर 1 महीने तक राशन पहुंचाया था।
आज मेरी मदद की जरूरत है। मेरी बच्ची, मेरी पत्नी, हम दोनों के लिए कुछ मदद कर दीजिए। हमें यहां रहने के लिए जगह दीजिए। रघु, देख, जो तूने किया वो तेरा अपना फैसला था और अब मुझसे मदद मत मांग। मेरा घर खुद छोटा है, तुझे कहाँ रखूं? और वैसे भी ऐसे रात को दरवाजा ना खटखटाना, अच्छी खासी नींद टूट जाती है। जा जा, कहीं और जा। यहाँ कोई जगह नहीं है और मैं भी अपनी जिंदगी में परेशानी नहीं चाहती। क्या सच में कोई अपना नहीं होता रघु? जब सब ठीक था तो सब हंसते थे, आज देखो दरवाजे बंद। सुख में तो सब साथ खड़े हो जाते हैं, पर दुख में कोई नहीं आता। अपना वही होता है जो मुसीबत में हाथ थाम ले। पर सुनो कविता, मैं दिल में कड़वाहट नहीं रखूंगा। अगर अंदर ही ठंड भर ली तो ये बारिश हमें बाहर से नहीं, अंदर से तोड़ देगी। आज हम पेड़ के नीचे हैं, कल पक्की दीवार के अंदर होंगे। आज परीक्षा है, कल उसका परिणाम होगा। रघु अपने पूरे परिवार के साथ पेड़ के नीचे बैठा था। बारिश और तेज हो गई थी, ठंड हड्डियों तक उतर रही थी। रात जैसे तैसे भीगते, सिमटते, कांपते कट गई। सुबह जब रघु की आंख खुली तो उसने देखा थोड़ी दूरी पर एक बूढ़ी अम्मा भारी भारी लकड़ियां समेट रही थीं। उनके हाथ कांप रहे थे, कमर झुकी हुई थी, फिर भी वो जिद से लकड़ी बांध रही थी। अम्मा, आप इतनी परेशान क्यों हैं? ये इतनी मोटी मोटी लकड़ियां क्यों उठा रही हैं? ये बहुत भारी है। आपका शरीर तो बहुत कमजोर लग रहा है। ऐसा मत कीजिए अम्मा। बताइए, मैं मदद करूं आपकी, आप बस इशारा कीजिए। बेटा, क्या बताऊं? यही मेरा काम है, यही रोजी रोटी है। इन्हीं लकड़ियों को बेचकर 2 रोटी का जुगाड़ करती हूँ। एक बेटा था, उसे शहर पढ़ने भेजा। जो भी था सब उसकी पढ़ाई में लगा दिया। सोचा था पढ़ लिख कर सहारा बनेगा, पर वो वापस ही नहीं लौटा। शायद उसे अपनी बूढ़ी माँ याद नहीं। ये काम मजबूरी है बेटा। शरीर साथ दे या न दे, पेट तो हर रोज रोटी मांगता है। लेकिन तुम बताओ, तुम लोग इस बारिश में पेड़ के नीचे क्यों बैठे हो? ये छोटी बच्ची ठंड से कांप रही है। घर नहीं है क्या तुम्हारा? अम्मा, क्या बताऊं, गोलगप्पे बेचकर पेट पालता था। सोचा था मेहनत से जिंदगी बदल जाएगी, पर इस लगातार बारिश ने सब छीन लिया। न बिक्री हुई, न ब्याज दे पाया, कर्ज बढ़ गया। घर भी कच्चा था, बारिश की मार सह न सका, आधा गिर गया। मदद मांगी पर किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया। बस इसलिए यहां बैठा हूं, आसमान को छत बनाकर। बेटा, तुम सब मेरे साथ मेरे घर चलो। मैं अकेली रहती हूँ। तेरे रूप में मुझे बेटा मिल जाएगा, तेरी पत्नी के रूप में बहू, और इस नन्ही सी बच्ची के रूप में पोती। मुझे भी अपनों ने ठुकराया है। अगर ऐसा न हुआ होता तो शायद मैं तुमसे कभी न मिलती। याद रखो बेटा, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। पूरा परिवार अम्मा के साथ उनके छोटे से मिट्टी के घर पहुंचा। अंदर सादगी थी पर अपनापन भरा हुआ। अम्मा ने उन्हें गरम कंबल दिए, चूल्हे में आग जली, धीरे धीरे ठंड से जमे हाथ पैर डीले हुए। धुएं की हल्की गर्मी में जैसे उम्मीद फिर से जल उठी। अम्मा, आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अब ये लकड़ी बेचने का काम मैं करूंगा। आपको इस उम्र में इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस घर संभालिए और हमें आशीर्वाद दीजिए। और मैं फिर से गोलगप्पे बेचूंगी। हम दोनों मिलकर ये घर चलाएंगे। अम्मा, आपने हमें छत दी है, सहारा दिया है। आप हमारे लिए भगवान का रूप हैं। आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ बेटा, जैसा तुम सब ठीक समझो। मुझे तो बस परिवार मिल गया। इतने सालों बाद घर में फिर से आवाजें गूंजेंगी। मेरे लिए यही काफी है। अब कविता रोज गांव के चौराहे पर गोलगप्पे बेचने लगी। रघु लकड़ियां काटकर और बांधकर बेचता। धीरे धीरे हालात बदलने लगे। घर में फिर से चूल्हा नियमित जलने लगा। अम्मा के चेहरे पर सुकून लौट आया। उधर सेठ का घमंड उसे ले डूबा। गलत सौदों में उसका सारा व्यापार डूब गया। इसी बीच गांव में एक बड़ी बीमारी फैल गई।
लोग एक दूसरे से दूर भागने लगे। लेकिन रघु का परिवार गांव के कोने में अम्मा के छोटे से घर में सुरक्षित रहा। सादा जीवन, मेहनत और संतोष के साथ। कभी कभी जो टूटता है वही नया रास्ता बनाता है। अगर रघु का घर न गिरता, अगर अपनों ने ठुकराया न होता, तो शायद उसे अम्मा का आंगन न मिलता। सच ही है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।